नमस्कार, आप सबका आज के इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, आप सबके साथ आज फिर से जो हमारा पूरा जनवरी का महीना था, जिससे हमने मेल इनफर्टिलिटी मंथ के तौर पे डिस्कशंस किए हैं, लाइव सेशंस किए हैं, उस कड़ी में आज हमारा ये आखिरी लाइव सेशन है। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि हमने पूरे महीने मेल इनफर्टिलिटी के अलग-अलग फैसेट्स के ऊपर चर्चा की है। आज जिस समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एज़ोस्पर्मिया। जी हाँ, जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणु निल होते हैं, उस स्थिति में क्या ऑप्शंस हैं उनके पास में? क्या-क्या तरीके हैं जिससे वो अपनी खुद की जेनेटिक संतान के पिता बन सकते हैं? और जब किसी को एज़ोस्पर्मिया डायग्नोस होता है, तो क्या वो चीज़ें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू? और आज इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैं बहुत ही लकी हूँ, हम सब बहुत लकी हैं, हमारे साथ बहुत ही एक खास शख्सियत है। डॉक्टर सुनील जिंदल, आप बहुत ही अनुभवी एंड्रोलॉजिस्ट हैं। खास बात ये है कि जो एंड्रोलॉजी के तीनों पहलू हैं, यानी कि क्लिनिकल एंड्रोलॉजी, लैब में की जाने वाली एंड्रोलॉजी और सर्जिकल एंड्रोलॉजी, यानी इन तीनों फैसेट्स के वो एक्सपर्ट हैं। मेरठ में उनका हॉस्पिटल है, जिंदल हॉस्पिटल और आईवीएफ सेंटर। इस सेंटर की खास बात जो मैं पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ कि जटिल से जटिल केसेस आपने और मैडम ने मिलके उन्हें संतान सुख दिया हुआ है। ऐसे केसेस जो कि बिल्कुल राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, शायद साधारण आईवीएफ सेंटर में उन्हें डील भी नहीं किया जाए। ऐसे केसेस आपने और मैडम ने उन्हें डील किया है, कंसीव कराया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई कि माइक्रो डिसेक्शन टी-सेल जो कि सुविधा ही बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स पे अवेलेबल है इंडिया में। इस पद्धति से 5 बच्चों का एक साथ जन्म सर के सेंटर पर हुआ है। वो पुरुष जिन्हें कैंसर हो जाता है, उसके कारण एज़ोस्पर्मिया होता है। ऐसे भी केसेस में सक्सेसफुल स्पर्म रिट्रीवल करके उनकी खुद की जेनेटिक संतान सर ने कई केसेस में दी है। उनका जो इंस्टाग्राम का बायो है, उसमें सर ने लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जन बाय प्रोफेशन एंड ऑथर बाय पैशन। नॉट ओनली एन ऑथर बट बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे ओरेटर भी आप हैं। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी रहेगा आप सबके लिए। आपके जो भी सवाल होंगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उनका ज़रूर अपने डिस्कशन में लेंगे। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। मैडम नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार, उसके साथ में जितने हमारी ऑडियंस है उस सबको नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सच कहूं तो आई एम वेरी लकी एंड प्रिविलेज्ड टू बी इनवाइटेड टू दी यूट्यूब चैनल इन द सेंस फॉर अ यूट्यूब चैनल टू बी एक्सट्रीमली साइंटिफिक। कोई यूट्यूब चैनल बिल्कुल साइंटिफिक हो, टू दी पॉइंट हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हो, और वो भी एक ऐसे छोटे एरिया की इनफर्टिलिटी जैसे की, और उसके बाद में उसके 1.5 भव्य सब्सक्राइबर इसलिए हों क्योंकि एक्चुअली इस चैनल में वैल्यू है। आई फील रियली रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड फील सो नाइस टू बी हियर टू टॉक अबाउट मेल फर्टिलिटी। उसका आपको एक रीजन भी बताऊंगा। मैं ट्रेन हुआ ओरिजिनली एज अ सर्जन, एज अ यूरोलॉजिस्ट, और जब मैं ट्रेन हुआ उस टाइम पर एक एंड्रोलॉजी के बड़े फेमस प्रोफेसर थे, प्रोफेसर RCM काजा। तो वो 5-5, 6-6 घंटे लगा के स्पर्म्स को ढूंढते थे, और ढूंढने के बाद में उस टाइम पर इक्सी था नहीं, तो कहते थे अब इन स्पर्म्स का मैं करूं तो करूं क्या। तो हम लोग सब उस जमाने में बहुत जो साथ में उनके रेजिडेंट्स थे, मैं उनका सीनियर रेजिडेंट रहा, बहुत परेशान होते थे कि इनका करो क्या। तो जब अब से करीब करीब 18-20 साल पहले हमने IVF इक्सी का काम शुरू किया, तब मैंने रियलाइज किया कि इसमें ये कड़ी जुड़ सकती है, और इतने लोग जिनके बच्चे नहीं हैं उनको उन्हीं का बच्चा दिया जा सकता है। जब डॉक्टर प्रिया ने ये प्रोग्राम शुरू किया अबाउट मेल फर्टिलिटी, तो मुझे लगा 50% कारण फर्टिलिटी का और इनफर्टिलिटी का इस हमारे हिंदुस्तान में उसका कारण आदमी होता है, जबकि हम हमेशा सोचते हैं कि ये बांझपन औरत के कारण है। तो ये 50% को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर प्रिया आपने ये प्रोग्राम किया, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज लोगों को इसको देख के समझ में बहुत आएगा कि हर हाल में एक आदमी को अपने रूप में और अपने बारे में देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आज एज़ोस्पर्मिया
जो आपने ये टॉपिक लिया है, ये इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो एज़ोस्पर्मिक जिनको हो जाता है, ये बहुत दुखी होते हैं और उस दुःख में इतने ज़्यादा परेशान होते हैं और ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अपसेटिंग होता है। तो इन पहलुओं पे बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। तो सर इसी से मैं शुरुआत करती हूँ। जब हमारे हाथ में ये सीमेन की रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा होता है एज़ोस्पर्मिया है, कोई भी स्पर्म्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो बहुत ही निराशा का, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और लोनलीनेस इसका होता है। इसके बारे में एज़ अ डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले जब इतने साल हो गए मुझे देखते हुए, सबसे पहले तो आदमी सामने खुद नहीं आते। उनकी वाइफ़ से भी आप कहो कि साहब अपने हस्बैंड को ले आइएगा टेस्टिंग के लिए, तो कभी कहते हैं कि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, कभी वो बीमार हैं। और अगर आप किसी वाइफ़ की मदर से कह दें कि साहब अपने बेटे को ले आइएगा, तो सबसे पहले वो कहते हैं हमारा लल्ला तो बिल्कुल ठीक है। आप ज़रा इनमें देखिए क्या परेशानी है। तो एक्चुअली सच बात बताएँ तो आदमी बहुत शर्माते हैं इससे और जब आते हैं, तो साइकोलॉजिकली बहुत अपसेट होते हैं। तो इनसे सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कुछ सालों से कहता आया हूँ, वो ये कहता आया हूँ कि 3 चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात तो आप अकेले नहीं हैं, 1% पॉपुलेशन एज़ोस्पर्मिक होती है और ये 1% के करीब जो पॉपुलेशन एज़ोस्पर्मिक होती है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं तो मालूम नहीं चलता, तो ये इंसान वाक़ई में ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, जिसको ये समस्या है, बाकी दुनिया बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। नंबर 2, आप ये समझिए कि आपके लिए आज के दिन में बहुत बड़ा चांस है कि आपको आप ही का बेबी एज़ोस्पर्मिया होते हुए भी मिल जाए। और तीसरी चीज़ ये कि सच बात अगर मुझसे पूछें, एक सत्य है ये कि पालने वाला बाप होता है और जनने वाली माँ होती है। ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। पर पहले डोनेशन बहुत हुआ करती थी, पर आज आपको 70% चांस है आप ही का बेबी आप ही के स्पर्म से मिल पाएगा। तो ये नॉर्मली चीज़ होती है। अ, सर इसी बात से एक और दिमाग में ख़्याल आया कि कुछ साल पहले एक मूवी आई थी विकी डोनर। विकी डोनर एक मेरे हिसाब से बड़ी लैंडमार्क मूवी थी क्योंकि इनफर्टिलिटी ये जो टॉपिक है ये कभी भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा में, सीरियल्स में ये टच नहीं किया जाता है। पर विकी डोनर में इस टॉपिक जो है बहुत गंभीर बट बड़े ही लाइट कॉमेडी वाले वे में इसको सामने लाया गया था और इससे एक जनमानस में बहुत अवेयरनेस आ गई थी इनफर्टिलिटी, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। पर कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगा कि इससे एक मिसकंसेप्शन भी आ गया था कि जब भी किसी पुरुष में प्रॉब्लम होगी, मेल इनफर्टिलिटी होगी, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, वो स्पर्म डोनेशन यानी कि विकी डोनर जैसी किसी चीज़ से किया जाएगा। इसके बारे में आप अपना व्यू बताइए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब विकी डोनर के बाद में पेशेंट बहुत आने शुरू हुए, पर हर आदमी कहता था, एक बड़ी अजीब-सी चीज़ आपसे कहूँगा कि मुझे गोरा स्पर्म चाहिए, सबसे बढ़िया स्पर्म चाहिए, इंटेलिजेंट स्पर्म चाहिए। एक तो यहाँ तक बोला कि डॉक्टर साहब किसी साइंटिस्ट का हो वो दीजिएगा। तो एक अजीब-अजीब सी चीज़ें शुरू हुई। मतलब लोग अलग-अलग सी बातें करते थे प्रांतों की, रिलिजन की, इंटेलिजेंस की। तो लोगों को लगा हर तरह का स्पर्म विक्की डोनर की तरह का होता है। अलग-अलग स्पर्म होते हैं, किसी में पावर कम होती है, किसी पावर ज़्यादा होती है। कोई भी स्पर्म आप जाएँ, चूज़ करें, बात करें, लेकिन ऐसा है नहीं। सच ये है कि अगर 100 लोगों के बेबी नहीं हो रहे बिकॉज़ उनके स्पर्म नहीं है, इनमें 70 लोगों को उन्हीं का बेबी दिया जा सकता है, उन्हीं के स्पर्म से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है और बल्कि कुछ लोगों ने तो विकी डोनर के बाद में ये सोचा कि जिसके बेबी नहीं हो रहा, वो स्पर्म के कारण नहीं हो रहा, शायद औरतें तो ठीक ही होती हैं। ये एक नई कांसेप्ट एक अलग सी निकल के आई। तो ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने विकी डोनर की बात की, पर विकी डोनर से डेफ़िनिटली अवेयरनेस बहुत बढ़ी, लोगों को समझ में बहुत आया और स्पर्म डोनेशन की अगर आप डोनर स्पर्म चाहते हैं और स्पर्म नहीं है, तो ठीक है, उसे यूज़ किया जा सकता है, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन अगर आपके स्पर्म नहीं है और आप अपना बेबी चाहते हैं, वो भी आपको मिल सकता है आज के दिन।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मूवी को आए हुए इतने साल हो गए, पर ये धारणा तोड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है अभी तक। और अभी तक ऐसे मैसेजेस आते हैं उन लड़कों के या युवाओं के जो स्पर्म डोनेशन को सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी मालामाल होने का एक तरीका है, और ऑफर करते हैं कि हम स्पर्म डोनेट जो है वो क्लिनिक में करना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि क्लिनिक्स डायरेक्टली स्पर्म डोनर ले ही नहीं सकते, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस है। हमें जो है वो फ्रोजन स्पर्म हम यूज करते हैं, जो कि गैमेट बैंक जो इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं वहां लिए जाते हैं। अब जैसे अगर अपने क्लिनिक की बात करूं तो लगभग बहुत ही रेयर होता है कि हमें किसी पेशेंट में डोनर स्पर्म लेना पड़ता है। अधिकतर केसेस में हम जो है वो या तो ट्रीटमेंट से या तो सर्जरी से, और या फिर किसी स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक की सहायता से पेशेंट को उनके अपने स्पर्म से ही कंसीव जो है वो करा सकते हैं। तो इसी बारे में बताइए सर। सबसे एक दूसरा जो सवाल आता है मन में वो ये भी होता है कि अब स्पर्म्स तो निल हैं, तो डॉक्टर साहब ऐसी कोई तकनीक बताइए कि जिससे दवाई से, इंजेक्शन से ये स्पर्म जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो कौन से वो आप लोग हैं जिसमें दवाइयों से आप स्पर्म्स को बढ़ा सकते हैं, और उन्हें कैसे पहचानते हैं? चलिए, मैं आपको आज ना एक किस्सा सुनाता हूँ जो अब से करीब करीब 14 साल पहले मेरे साथ घटा। हम किसी को जानते थे, वो बहुत पहले से जानते थे। तो वो हमारे पास आई और बोली कि मेरे कोई जानने वाले हैं, उनके स्पर्म नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे महंगा स्पर्म इस दुनिया का कहाँ मिलेगा। तो बड़े अजीब सा सवाल था, बड़ी अजीब सी चीज़ उन्होंने मुझसे कही। तो मैं थोड़ा सोच में पहुंचा। मैंने कहा जी, कहाँ का स्पर्म, किस तरह का मंगाना है, सोने का, चांदी का, किस तरह का। तो फिर वो अ, बोली नहीं नहीं, मुझे सबसे महंगा स्पर्म चाहिए। तो मैं समझ गया था कि वो अपने रिश्तेदार का, बेटे का या भाई जो भी हो, उनका नाम नहीं ले रही, पर पूछना चाह रही हैं। तो मैंने कहा आप रिपोर्ट्स मंगाइए। तो रिपोर्ट्स जब देखी तो उसमें एक बीमारी थी जिसे बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, जिसमें जो हमारे ब्रेन में से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जो जाकर नीचे टेस्टिकल पे काम करते हैं, ये हॉर्मोन्स की कमी होती है। तो ये हॉर्मोन्स उनमें कम थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, सबसे महंगा तो पता नहीं, पर सबसे आपके लिए काम का और कीमती स्पर्म आपके बेटे का ही होगा। तो बोली वो कैसे आ सकता है, दवाई से स्पर्म आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा एक ही जगह है जहां दवाई से स्पर्म आ सकते हैं, हाइपोगोनाट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। तो हमने फिर इनको इंजेक्शन दिए। डॉक्टर प्रिया का एक वीडियो भी है, इस पे मैंने देखा है। तो हमने इन्हें इंजेक्शन्स दिए। इंजेक्शन्स देने के बाद में इनको करीब करीब 3 महीने बाद हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का फ़ोन आया कि इनको स्पर्म दिख गया है। तो कम थे नंबर में। तो फिर हमने इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया। और जब हमने इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया तो पहली साइकिल में ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर हमने इनका सेकंड साइकिल में किया, स्पर्म्स कम थे। तो फिर उससे इन्हें इन्हीं का बेबी इजैकुलेटेड स्पर्म से इनको मिला। तो ये पहला हमारा केस था। उसके बाद से हम करीब 16 पेशेंट कर चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंजेक्शन देने से कई बार स्पर्म नॉर्मल काउंट में भी आते हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। तो इसलिए हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म एक ऐसी जगह है जहां पर दवा देने से स्पर्म आ सकता है। लेकिन ये बहुत छोटी परसेंटेज है उन लोगों की जिनमें स्पर्म नहीं होते। और जिनमें स्पर्म नहीं होते, जो बाकी दो चीजें होती हैं डॉक्टर साहब, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, उनके लिए हमें सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल, और बहुत सही कहा आपने। हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म के पुरुषों को जब पहली बार ये बताते हैं कि दवाई से संभव है, तो पहली बात तो वो इतनी जगह जगह भटक के निराश हो चुके रहते हैं कि वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो मेरा अनुभव है कि पुरुष इंजेक्शन से बहुत घबराते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि 1 डेढ़ साल तक लगातार हफ्ते में 2 3 इंजेक्शन लगेंगे, तो इसमें कन्विंस करने में ही बड़ा समय निकल जाता है। पर जैसा आपने कहा कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ग्रेटिफाइंग होता है, इससे और खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती कि हम इंजेक्शन से इस स्थिति को इम्प्रूव कर सकें। आपने अभी जिक्र किया सर्जरी का। तो
ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम आप कह रही हैं कि स्पर्म्स अंदर तो बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं होता जिसमें ये नली खोल दी जाए और ये स्पर्म वापस आने लगे? दूसरा जो ये स्थिति है एज़ोस्पर्मिया की, उससे डील करने वाले डॉक्टर्स ही हमारे देश में बहुत कम हैं। आप काफ़ी अरसे से पूरे देश में आपने इसके ऊपर ट्रेनिंग ली है डॉक्टर्स की, परंतु जो रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जन हैं, बहुत ही कम हैं। तो इस रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जरी के बारे में बताइए, किन पेशेंट्स में रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जरी एज़ोस्पर्मिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इससे स्पर्म्स वापस जो है वो बाहर आने शुरू हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा आया था जब हिंदुस्तान के अंदर नसबंदियाँ ही नसबंदियाँ हुई, और उस टाइम पर एक अजीब सी चीज़ हुई कि जवान जवान आदमी की नसबंदी पहले हो गई और शादी बाद में होने की कहानी थी। तो उस टाइम पर रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जरी से, जिसे कहते हैं कैन्युलेशन, वास का कैन्युलेशन, मतलब जहाँ पे नसबंदी हुई है उसको वापस जोड़ के स्पर्म्स लाने की जो सर्जरी होती थी, ये बहुत कॉमनली हुई। और इंसिडेंटली जब मैं ट्रेन हुआ उस टाइम पर वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनका ये सब करना होता था। तो इसलिए उस ज़माने में इसे वीवीए बोलते हैं, वेज़ो वेज़ल एनास्टोमोसिस। ये सर्जरी बहुत कॉमनली होती थी। तो वेज़ोवेज़ल एनास्टोमोसिस में सक्सेस का चांस अच्छा होता है अगर वाइफ की उम्र कम हो और अगर बहुत ज़्यादा देर ना हुई हो नसबंदी हुए, तो इसमें सक्सेस का चांस ठीक रहता है। लेकिन अगर वाइफ की उम्र ज़्यादा हो और साथ में समय बहुत बीत गया हो, तो बहुत लोगों में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिस कारण से स्पर्म आने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अल्टीमेटली इक्सी ही करना पड़ता है इन लोगों में। तो यही कारण है कि वीवीए का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, होता भी है तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं होता। नहीं। बहुत सी बार वीवीए करने के बाद भी हमें इक्सी करना पड़ जाता है। इसके अलावा दो माइक्रो सर्जरीज और हैं, वीईए वीवीए, जिन्हें वीईए बोलते हैं, जहां एपिडिडमिस के साथ में एनास्टोमोस करते हैं। उनकी सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा होती नहीं। इसी कारण से स्पर्म को लेके और इक्सी की पद्धति में जल्दी बेबी मिल पाता है। बिल्कुल। तो आइए अब आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल, यानी वो पुरुष जिनके वीर्य में तो शुक्राणु नहीं आ रहे हैं, परंतु बीज से डायरेक्टली टेस्टिस से हम नीडल से या किसी और तरीके से स्पर्म्स को निकाल के और उन्हें प्रेगनेंसी देने की कोशिश करते हैं। ये वाकई में एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है, एक एडवांस है जिससे कि करोड़ों लोगों को अभी तक बेनिफिट हो चुका है। सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल आखिर क्या है? ये पीसा, टीसा, ये सारे जो एक्रोनिम्स हैं, ये आखिर क्या है? और इससे इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बड़े ग्रेटिफाइंग हैं। दो तरह की एजोस्पर्मिया होती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, जहाँ रास्ता बंद है, मतलब स्पर्म बन रहे हैं और रास्ता बंद हो गया। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जहाँ पर स्पर्म बनने की प्रक्रिया ही कम है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में दो चीज समझिए कि पहली चीज, अगर स्पर्म मिलता है जिसके चांसेस करीब 95% होते हैं, तो प्रेगनेंसी वैसे ही होती है जैसे कि एक वीर्य के स्पर्म की, मतलब रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है क्योंकि स्त्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि बाकी टेस्ट ट्यूब बेबी की चीजों में स्त्रियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिजल्ट्स वाकई में बड़े सुपरलेटिव होते हैं। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मतलब रास्ता बंद है, जैसे कि नसबंदी में बंद हो जाए या प्रोस्टेट में बंद हो जाए या सेमिनल वेसिकल में बंद हो जाए, और आप स्पर्म निकालते हैं, जो नॉर्मली दो तकनीक से निकलता है। या तो पीसा से निकलता है, एक नीडल को एपिडिडमिस में डाल के और खींच के उसमें से स्पर्म निकाल लेते हैं, उसका इक्सी करते हैं और बेबी बना के, भ्रूण बना के बच्चेदानी में रख के प्रेगनेंसी देते हैं। तो इसे पीसा बोलते हैं। तो पीसा होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में यूज करते हैं। एक तकनीक होती है टीसे। टीसे मतलब ऑपरेशन करके हमने गोली में से एक पीस निकाला, उसमें स्पर्म ढूंढे और ढूंढने के बाद में उनको हमने इस्तेमाल किया इक्सी के लिए, मतलब उनमें से स्पर्म निकाल के अंडे में प्रवेशित करा के बच्चा बना के, भ्रूण बना के उन्हें रखा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जैसे कि गोली के अंदर ही स्पर्म कम बन रहे हैं। तो ये इस तरह का होता है कि आप ये समझिए
कि जैसे एक अंडकोश आदमी का हुआ, टेस्टिस आदमी की हुई, वो ऐसा समझ लीजिए जैसे एक सेब का पेड़, और सेब के पेड़ में कहीं 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 सेब हैं। तो अगर आप इस टेस्टिस को खोलते हैं और इस टेस्टिस को खोलने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे ढूंढते हैं कि कोई ऐसा एरिया है क्या जहां पर स्पर्म है, और वहां से उन कोशिकाओं को निकाल के उनके अंदर का स्पर्म निकाल के आप इक्सी करते हैं, तो आप इनको भी बेबी दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो सकते, और बिल्कुल ऐसा हो जाता नहीं हो सकते, उनको भी उनका बेबी दिया जा सकता है। कैंसर सर्वाइवर्स, अब पहले ज़माने में तो स्पर्म को फ्रीज नहीं करते थे, और बच्चे को कैंसर हो गया, कैंसर की दवा दे दी, दवा से बाद में जब देखा शादी के टाइम पे तो स्पर्म नहीं है, उनकी गोली को खोल के उसमें भी ढूंढ के स्पर्म निकाले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे आपका बोलते हैं हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस, मैचुरेशन अरेस्ट, कई सारी चीज़ें हैं, उनमें माइक्रोटी से बड़ी कामगार चीज़ है बेबी देने के लिए। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में चांसेस ज़्यादा होते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में कम होते हैं, और भ्रूण की क्वालिटी, क्योंकि स्पर्म बेहतर होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में बेहतर होते हैं कंपेयर टू नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। यही कारण है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में प्रेगनेंसी की दर और प्रेगनेंसी होने का चांस बेहतर होता है। तो यही चीज़ इसमें रहती है करीब करीब। बिल्कुल। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक और चीज़ जो मैं आप सब दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी। अक्सर एज़ोस्पर्मिया के बाद कई मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं जो ट्रीटमेंट ही डिनाई कर देते हैं। इतने निराश हो जाते हैं, इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें अब प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं। इस चक्कर में बहुत सारे साल गुज़र जाते हैं, और जो बहुत इम्पोर्टेंट सक्सेस का पैरामीटर है वो है महिला का अंडाशय और उसके अंदर बचे हुए एग्स, यानी ओवरी का जो रिजर्व है। तो बाद में जब वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, उस समय टोटल जो एग्स है उसकी ही संख्या कम हो जाती है। तो स्पर्म्स तो मिल जाते हैं टीसा या माइक्रोटीसा से, पर इधर एग्स की क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है। तो यदि आपको एज़ोस्पर्मिया है या आपके परिवार में, फ्रेंड्स में किसी को है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, उतना ज़्यादा महिला की एज कम होगी और उतना ही ज़्यादा हमें सक्सेस का चांस मिलेगा। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आमतौर पे पुरुष जो है वो इंजेक्शन से, चीरे से, टाँके से बहुत ही घबराते हैं। एक उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि मैडम टीसा हो जाएगा तो कहीं अंडकोश को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आगे मेरी सेक्सुअल पावर तो नहीं कम हो जाएगी और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? इसके बारे में कुछ बताइए। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, आपको क्या बताऊं। आदमी एक बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है, लगते तो लंबे तकले हैं, पर दिल से बड़ा ही मुलायम और बड़ा जिसे कहते हैं डरा हुआ सा प्राणी होता है, अगर उसके स्पर्म ना हो तो ये इनकी तीन चार प्रॉब्लम है, हमेशा आते हैं। पहला होता है जी ऑपरेशन के बाद में कहीं बहुत बड़ी कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेंस हो जाए। नंबर दो, सोचते हैं ऑपरेशन के बाद में मुझे दर्द तो बहुत नहीं होगा। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है, एक साइकोलॉजिकल इशू ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कोई और नई समस्या मेरे को आ जाए। तो देखिए, ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जिस दिन होता है उसी दिन शाम को छुट्टी हो जाती है, कोई ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको वो देता है जो अल्टीमेटली आपको चाहिए, बेबी। तो एक स्त्री जो इक्सी के दौरान में इतनी सारी समस्याओं के थ्रू जाती है, इतने सारे उसे इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद में एक स्त्री को सच पूछे तो अंडा निकालने की प्रक्रिया, वापस बेबी रखने की प्रक्रिया, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 9 महीने उस बच्चे को भी रखना पड़ता है। उसकी एवज में तो एक बहुत छोटी सी आपको काम करना है, सवेरे आके शाम को चले जाना है, कोई ज़्यादा परेशानी इसमें होती नहीं है। तो बिल्कुल ना घबराएं, अगर किसी को भी दिक्कत है ये समझ लें कि बस सुबह कॉफ़ी पीने गए हैं और शाम को वापस आ रहे हैं, इतना आसान है। बिल्कुल। आपने इतना आसान बना दिया कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे, उन्हें एक अंदर से नया ही मनोबल मिलेगा। अब आखिरी में चलते-चलते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
उन दंपतियों को जिनके हस्बैंड्स में एजोस्पर्मिया आ गया है, केवल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वो तो हमने चर्चा की ही है, अदरवाइज भी आपकी क्या सलाह है उन सबको? देखिए डॉक्टर प्रिया, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है जिसको जो चीज़ में एक पब्लिक, दिस इज़ अ पब्लिक फोरम, ये एक मेडिकल फोरम नहीं है। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि पब्लिक फोरम की जो पावर होती है वो एक मेडिकल फोरम से इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम अल्टीमेटली करते तो पेशेंट्स के लिए ही हैं। एंड मेडिकल फोरम में भी अगर हम कभी लेक्चर होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो मैं इसी, मेरा बेसिक भाव ये होता है कि इसको यूज करके अगर आप अपने पेशेंट को आराम देंगे तो वो यूजफुल रहेगा। पर पब्लिक फोरम में क्या होता है, जैसे आपका ये चैनल है, इसको देखने के बाद में एक इंसान को स्वयं समझ में आती है कि मैं ये कर सकता हूं। तो 5-6 चीजें हैं जो कहना चाहूंगा, संक्षिप्त में कहूंगा। पहली चीज, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी आदमी की वजह से होती है, जिसमें से अ, आदमी को बहुत सारी चीज़ों में ठीक किया जा सकता है। आपके स्पर्म कम है तब भी आपको बेबी दिया जा सकता है, नहीं है तब भी आपके स्पर्म से आपको बेबी दिया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपको अपना बेबी मिल सकता है। नंबर 2, स्पर्म काउंट लो को इम्पोर्टेंस से कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि लो स्पर्म काउंट वाले कई बार ऐसे आते हैं कि साहब मेरे को इंपॉर्टेंस भी हो गई है, जो एक्चुअली प्राइमरीली होती नहीं है, एक साइकोलॉजिकली डेवलप कर लेते हैं। दूसरा, तीसरा, ये जितनी चाइल्ड बर्थ होती है या आईवीएफ की प्रक्रिया होती है, इसमें आदमी का रोल या तो सिर्फ सीमन देने का होता है या एक छोटे से ऑपरेशन से आपके स्पर्म निकालने का होता है। बाकी सारा अगर आप मुझसे पूछें तो सारी परेशानी या देसी भाषा में जैसे मेरे यहाँ बोलते हैं, सारा लोड लेडी के ऊपर ही आ जाता है। तो आप अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को जितनी इज्जत और प्यार दे सकें वो अवश्य दें, क्योंकि बेबी मिलने के जो बेसिक भावना होती है वो आप दोनों के प्यार पे ही डिपेंडेंट होती है। मैं अपने पेशेंट से डॉक्टर प्रिया एक चीज हमेशा कहता हूं, मैंने इसमें 3 बेसिक चीजें आपको बेबी मिलने में। पहली बात, आपकी और आपकी वाइफ की तालमेल। ये ऐसा नहीं होता कि ये मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से, ना बाबा, इस टीम को साथ काम करना है बेबी के लिए। नंबर 2, जो आपके डॉक्टर हैं वो वाकई में आप ही की साइड है मेज के, वो भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं आपके लिए बेबी, तो उन पे विश्वास करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्लेयर अच्छा हो, कोच अच्छा हो, तो भगवान का हाथ होना बहुत जरूरी है। अगर उनका हाथ आपके सर पे है तो बेबी आपको मिलेगा ही, कोई रीजन नहीं है। तो प्लीज निराश ना हो, अगर आप ये देख रहे हो आप ही के स्पर्म का आपको बेबी मिल सकता है। एंड बी हैप्पी, लव योर वाइफ, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आपने तो जो हमारी सारी महिला दर्शक हैं उनको वाकई में अपने आखिरी मैसेज से तो खुश कर ही दिया, और जो पुरुष हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं वो मैं आशा करती हूँ कि हमारे लेक्चर से खुश हो ही गए होंगे। तो इसके साथ आज की चर्चा को अपन विराम यही देते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपने अपनी एक्सपर्टीज, अपने जो अनुभव का इतना अच्छे से हम सबके साथ में शेयर किया, और आपसे बात करके मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ कि सबको एक नया मोटिवेशन, एक नया उत्साह मिला होगा इस सफर पे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। थैंक यू।